हेलो बच्चों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 का ये टॉपिक है बच्चों। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों। टॉपिक है बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, कि जो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में मिल रहा है उसका लेवल को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। ये जो कीन्स थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बच्चों, अकॉर्डिंग टू द केनेशियन थ्योरी एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कही जाएगी संतुलन में व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो एग्रीगेट डिमांड है कम पूरी इकोनॉमी की गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो इज़ इक्वल टू दी एस एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इक्वल टू है एग्रीगेट सप्लाई। टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं और एग्रीगेट डिमांड जो कंज्यूमर जो हैं इकोनॉमी में वो डिमांड कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। तो कीन्स के द्वारा ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। इकोनॉमिस्ट हैं कीन्स, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ADAS के इक्वल होनी चाहिए। तो इकोनॉमी क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कही जाती है, संतुलन में। लेकिन ये आप जानते हैं बच्चों कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब AD इक्वल टू C+I और AS इज इक्वल टू हो गया C+S, क्योंकि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ बच्चों इन इक्वेशंस को, तो कंजप्शन से कंजप्शन कैंसिल, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बच जाते हैं और दोनों इक्वल। तो इकोनॉमी जब इक्विलिब्रियम में होती है तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर दो अप्रोचेस बन रही हैं। एक तो जब ADAS के बराबर हो पहली अप्रोच, और दूसरी जो बन रही है सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। जितनी सेविंग है इकोनॉमी में सेविंग हो रही है उतनी ही क्या हो रही है बच्चों, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर दो अप्रोचेस बन के आती हैं बच्चों। एक तो है बच्चों ADAS अप्रोच और दूसरी बनी SI अप्रोच, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसका मतलब है कि ये जो अप्रोचेज़ हैं अब हमें क्या करना है बच्चों, इनकी हेल्प से डिटरमाइन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कि जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो उसका लेवल ऑफ इनकम क्या है, आउटपुट क्या है, आउटपुट अर्थात कितनी उसमें इकोनॉमी में आउटपुट तैयार हो रहे हैं अर्थात एग्रीगेट सप्लाई, और एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कितना है, लोगों को रोज़गार कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इन दो अप्रोचेस के से जो है ये क्लियर करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है, आउटपुट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर ADAS सेविंग और इन्वेस्टमेंट ये जो हैं बच्चों कैसे वेरिएबल्स हैं, प्लान्ड हैं, जिसे बोलते हैं X and T। एक्चुअल नहीं है, ये क्या है बच्चों, प्लान्ड वेरिएबल्स हैं। तो पहली अप्रोच की अगर हम बात करें बच्चों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ADAS अप्रोच। तो ADAS अप्रोच को समझने से पहले कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, इनको मानना ज़रूरी होता है जब भी ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो क्या है बच्चों एजम्पशंस, क्या मान्यताएं हैं। नंबर 1, इकोनॉमी इज़ क्लोज्ड। इकोनॉमी क्लोज्ड है, कह सकते हैं आप इसको टू सेक्टर मॉडल, जिसके अंदर
हाउस होल्ड और फर्म हैं। पहला पॉइंट है कि हमें ये मानना होगा, ये एजम्पशंस लेने होंगे कि इकोनॉमी क्लोज्ड है तथा टू सेक्टर मॉडल है जिसके अंदर हाउस होल्ड एंड फर्म है। इसका मतलब है कि ना तो गवर्नमेंट है और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, केवल टू सेक्टर मॉडल आप इसमें एजम्पशन लेंगे। दूसरा हमने देखा इसमें बच्चों क्या है कि देर इज़ नो गवर्नमेंट, सरकार का भी इसमें कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सरकार नहीं है और ना ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ओके। तीसरा पॉइंट जो है, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी में कैसा है बच्चों, जो प्राइस लेवल है वो फिक्स्ड है, अर्थात रिमेन्स कांस्टेंट इन द इकोनॉमी। कि जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो प्राइस लेवल है उसको क्या मानेंगे बच्चों, फिक्स्ड। ओके। फोर्थ है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये आपका ऑटोनोमस रहेगा। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा बच्चों उसको हम मानेंगे ऑटोनोमस, इंड्यूस नहीं है, कैसा है, ऑटोनोमस है, अर्थात इनकम के चेंज होने पर भी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इनकम 0 है तो भी इन्वेस्टमेंट सपोज 40 है, इनकम 100 हो जाती है बच्चों इकोनॉमी में तो भी इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, 40, अर्थात कैसा है बच्चों, ऑटोनोमस। ओके। और एप्लीकेबिलिटी इन शॉर्ट रन, ये जो एप्लीकेबल होगा बच्चों ये शॉर्ट रन में है। तो पहली अप्रोच है एडीएस अप्रोच, इसकी कुछ एजम्पशंस होगी कि इकोनॉमी क्लोज्ड होनी चाहिए, टू सेक्टर मॉडल है, ना ही तो गवर्नमेंट है इसके अंदर, जो प्राइस लेवल है वो इकोनॉमी में कैसा है बच्चों, फिक्स्ड है, और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस है, और एप्लीकेबिलिटी वो है आपकी शॉर्ट रन में। ओके। तो बच्चों एजम्पशंस आपको पता चल गए बच्चों, इकोनॉमी में कैसे हमें लेके चलने हैं बच्चों उसमें। ओके। अब इसको शेड्यूल, जो एडीएस अप्रोच है, शेड्यूल इसका सबसे पहले शेड्यूल की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं। तो बच्चों शेड्यूल कैसे बनाएंगे, एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई और ए एस इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस। क्योंकि एडीएस अप्रोच है तो हमें इसका शेड्यूल और इसका डायग्राम बनाकर ही क्लियर करेंगे। तो देखिए बच्चों, एडी का सी प्लस आई है, कंजप्शन इन्वेस्टमेंट चाहिए, कंजप्शन सेविंग चाहिए, तो हमें इनकम की आवश्यकता होगी बच्चों। तो सबसे पहले हम शेड्यूल बनाते हैं इनकम वाई, उसके बाद कंजप्शन की आवश्यकता है, कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा है बच्चों, ऑटोनोमस है, इनकम में चेंज होने पर भी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात ये प्रॉफिट के मोटिव से नहीं किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इनकम सपोज 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, इनकम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज इसमें किया है। कंजप्शन की बात करें कि जब इनकम 0 है तो उस समय कंजप्शन हो रहा है 40 का, ये एज्यूम किया है, जिसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। इनकम इंक्रीज तो कंजप्शन भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज। 40 के बाद 120, 80 का डिफरेंस, 120 से 200, 80 का डिफरेंस, इसका मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है कंजप्शन। इनकम के इंक्रीज होने से कंजप्शन भी क्या किया हमने बच्चों, इंक्रीज। फिर 280, 80 प्लस क्या 360, 440, 520, तो ये हो गया बच्चों कंजप्शन, ये हो गया इनकम। इसको आप ऐसे बनाएं। सेविंग का, जब 40 का कंजप्शन है, इनकम 0 है, 40 का कंजप्शन है, इसका मतलब है जो सेविंग है आपकी वो -40 है। कि ये जो 40 रुपये का जो आपने कंजप्शन किया है बच्चों, ये कहाँ से किया होगा, जो आपकी पास्ट सेविंग होंगी वहाँ से लिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कंजप्शन, ये वाला जो है ऑटोनोमस है। चूँकि इनकम 0 तो कंजप्शन 40 है, इसका मतलब है ये ऑटोनोमस है।
इनकम के ज़ीरो होने पर भी कंजप्शन करते हैं सर्वाइव के लिए। सेविंग क्या होगी, -40। जब 40 का कंजप्शन किया तो कहीं ना कहीं से लिया होगा, तो क्या हो गया बच्चों, -40। 120 का कंजप्शन, इनकम है 100 तो -20 सेविंग। 200 की इनकम, 200 ही कंजप्शन है तो सेविंग कितनी करी है, 0। 300 है इनकम, 280 कंजप्शन किया, इसका मतलब 20 की आपने अब क्या कर ली, सेविंग। इनकम 300 हो गई, 280 का आपने कंजप्शन कर दिया, तो सेविंग क्या हो गई, 20। इसी प्रकार से 40, 60 और 80। इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, तो हमने एज्यूम कर लिया सपोज जीरो इनकम पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 40 है, तो सब जगह हमने 40 रखा है चूँकि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अब AD की वैल्यू देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, C+I, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट इन दोनों को प्लस करते हैं। 40 + 40 = 80, 120 + 40 160, 200 + 40 240, 280 + 40 320, 360 + 40 400, 440 + 40 480 और 520 + 40 560। AS निकालते हैं बच्चों, चूँकि शेड्यूल बना रहे हैं। C+S, C और S, ये वाला C और ये वाला S आपका ऐड करते हैं। 40 और -40, इसका मतलब है ज़ीरो की सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई। 120 का कंजप्शन, सेविंग -20 है, इसका मतलब 100 की आपने क्या किया है बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई। AS = C+S। इसी प्रकार 200 + 0 200, 280 + 20 300, 360 + 40 400, 440 + 60 500, 520 + 80 600। तो AS की वैल्यू आ गई 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। क्लियर। तो ध्यान से देखो, AS और जो इनकम है वो दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं, बोथ इक्वल। इसका मतलब डायग्राम भी कैसा बनेगा बच्चों, सेम। अब ध्यान से देखिए बच्चे, जो हम AD/AS अप्रोच पढ़ रहे हैं उसमें कि AD और AS को ध्यान से देखें कि AD 80 है और AS है 0। इसका मतलब 80 ग्रेटर देन 0, 80 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि AD AS से बड़ा है। जब इनकम 0 है तो AD AS से ग्रेटर है, पहला पॉइंट। आगे देखें, 160 AD, डिमांड कितनी हो रही है इकोनॉमी में, 160 की एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में, लेकिन सप्लाई कितनी हो रही है बच्चों, 100। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, साफ दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड 160 की और एग्रीगेट सप्लाई 100 की। इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई क्या कर रहे हैं बच्चों, कितनी कम कर रहे हैं, 60 कम कर रहे हैं। इसका मतलब इन्वेंट्रीज क्या हैं, -60। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स हैं वो 80 की कर रहे हैं, जबकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो स्टॉक जो हैं वो इकोनॉमी में कम बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, -80। इसका मतलब प्रोड्यूसर्स को 80 का जो सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ेगी अगर डिमांड को पूरा करना है तो -80 हो गया बच्चों। 240 AD है, 200 AS है, इसका मतलब है 40 की कमी है, तो -40 इन्वेंट्रीज हैं। जो स्टॉक है वो कितना है बच्चों, -40। 320 300 -20, 400 400 दोनों इक्वल हो गए, AD AS इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसके द्वारा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम हो गई है, AD = AS। तो इकोनॉमी में, इकोनॉमी क्या होगी बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि जितने की कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, उतनी ही जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इकोनॉमी में सप्लाई कर रहे हैं। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सारे, 400 की क्या हो रही है बच्चों, सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। ADS के बराबर है। इसका मतलब इन्वेंट्रीज की क्या है, इसका मतलब स्टॉक 0 है। इसका मतलब इन्वेंट्रीज क्या है, 0। जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में। ओके, 480 500। अब सप्लाई ज़्यादा होगी, देखिए ध्यान से,
यहाँ पर AD इक्वल टू AS है, यहाँ पर ग्रेटर थी AS से, AD जो है ये पहला केस बन गया। दूसरे में AD AS है, नेक्स्ट केस इक्विलिब्रियम है यहाँ पर इकोनॉमी। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोड्यूसर जो हैं, जो गुड्स वगैरह हैं उनका ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है +20 ज़्यादा कर दिया उन्हें, इन्वेंट्रीज है उनके पास, इसका मतलब 20 बच गई। भाई अगर सारा कंजप्शन के बाद 480 मान लो उसको कंज्यूमर्स ने का कंजप्शन कर लिया, डिमांड कर ली उसकी, लेकिन सप्लाई कितनी हो रही है 500 की, इसका मतलब 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब 20 का क्या है उसके पास, स्टॉक बच जाएगा। इसके पास प्रोड्यूसर्स के पास जो फर्म है 560 600, यहाँ पर 560 लेस है, देखो AD लेस है AS से, 560 लेस है 600 से, इसका मतलब 40 की इन्वेंट्रीज है जो किसके पास स्टॉक बच जाएगा, प्रोड्यूसर्स के पास, फर्म के पास, क्योंकि इतना बचा हुआ माल रह जाएगा उसके पास, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है। तो शेड्यूल क्लियर। तो इसमें 3 केस बने बच्चों। पहला केस में AD ग्रेटर देन AS, दूसरा केस AD लेस देन AS सेकंड, और थर्ड है बच्चों AD इक्वल टू AS, जहाँ पर इकोनॉमी क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम में है। कीन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है, तो उसे कहते हैं बच्चों हम इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम। अर्थात कैसी है, इफेक्टिव डिमांड है, कि जहाँ पर AD AS के इक्वल हो जाती है, तो इसे कहते हैं जो वो डिमांड हो रही है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कैसी है, इफेक्टिव डिमांड है। तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों, इफेक्टिव डिमांड है। प्रभावी मांग कहा जाता है इसको, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, तो वो डिमांड जो करी गुड्स एंड सर्विसेज की, उस पॉइंट पर जो जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, वो है आपका एग्रीगेट डिमांड, अर्थात इफेक्टिव डिमांड हो गई है। वो क्या होगी बच्चों, इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग। इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या है बच्चों, कि जो शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है बच्चों, जहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पर लिया है बच्चों एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। इसका डायग्राम तो देखें बच्चों, कि जो AS का जो डायग्राम है 0 से स्टार्ट है, 0 100 200 300, तो 0 से अपवर्ड डायग्राम बना AS का, 45 डिग्री पर है, कांस्टेंट रेट है बच्चों। ये इनकम है 0 100 200, जो कि दोनों सेम है, तो AS और Y दोनों इक्वल हैं, तो हमने दोनों को एक साथ लिखा है बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम। इसके बाद एग्रीगेट डिमांड का इसमें AD और AS में डायग्राम है, 80 से शुरू है, यहाँ पर 0 40 का कंजप्शन से बना है, तो थोड़ा और ऊपर 80, ये सपोज 80 है, 80 से डायरेक्शन है, देखिए ध्यान से 80 इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शंस में एग्रीगेट डिमांड का हमने डायग्राम बनाया। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं AS, जो 45 डिग्री पर जो लाइन जा रही है वो, और जो एग्रीगेट डिमांड है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं E पॉइंट पर, इसे बोलते हैं बच्चों हम इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में है। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है चूँकि AD AS के बराबर है एट पॉइंट E पॉइंट पर। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें कि इस पॉइंट से पहले ये वाला जो पोर्शन है इधर, यहाँ पर पहला केस बन जाता है कि जो AD है वो ऊपर है, ये वाला देखिए AD, तो ये पोर्शन इस पॉइंट से पहले, ये पॉइंट और ये वाली देखिए, ये AS की है, ये AD की है, तो AD ऊपर है, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट पर A डैश
और इनकम कितनी है ए पॉइंट पर ओ ए। जो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पर ए डी जो है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई से। क्योंकि ऊपर है ये नीचे है, तो इसका मतलब ए डी ऊपर, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर है। इसका मतलब कि जो डिमांड हो रही है इकोनॉमी में वो ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम है इस पॉइंट पर, जो ए डैश पॉइंट है। लेकिन इनकम क्या है ओ ए। तो बच्चों अब हमारा मेन जो काम है इसमें कि जब ए डी ए एस से बड़ी होती है, क्योंकि केस बना हमारा पहला केस है, केस फर्स्ट, कि जब ए डी ग्रेटर देन ए एस है, इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं इकोनॉमी में वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। जब उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और सप्लाई क्या हो रही है, जो प्रोड्यूसर है सप्लाई वो कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है, संतुलन में नहीं है। अब संतुलन में कैसे करेंगे भाई, कि जो ये ए डैश जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट कहाँ पर आ जाए ये वाला, इसका मतलब ए डी तो इंक्रीज हो जाए, इस पॉइंट पर आ जाए और सप्लाई भी बढ़े। जब तक इस पॉइंट पे नहीं आएंगे जब तक ये इक्वल नहीं होंगी। तो इस पॉइंट पर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, कि साफ देख रहे हैं ध्यान से कि जो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, सपोज 500 की एग्रीगेट डिमांड हो रही है इतने यूनिट्स की, और सप्लाई हो रही है जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं वो 300 यूनिट्स की है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो उन्होंने सोचा है, प्लान किया था बच्चों प्रोड्यूसर्स ने 300 का, लेकिन उससे ज़्यादा इकोनॉमी में डिमांड हो गई है 500 की। तो इसका मतलब 200 की और आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाने की इकोनॉमी में, क्योंकि 500 की डिमांड कर रहे हैं, जब भी बराबर हो सकता है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका मतलब उनके जो स्टॉक्स थे, जो इन्वेंट्रीज थी वो कम रह गई प्रोड्यूसर्स की इस केस में, क्योंकि जो इन्वेंट्री थी उनकी उसके पास वो सारी सोल्ड आउट हो गई, 200 की कमी रहेगी। इसका मतलब है अब प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इनकम बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोज़गार मिलेंगे, उन्हें काम मिल जाएगा। जब काम मिलेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लेबर वगैरह, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, काम कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ बढ़ जाएगा। आउटपुट इंक्रीज़ हो गया भाई, आउटपुट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अब बढ़ गया है। अब क्या होगा, जब आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई। जब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है, आउटपुट इंक्रीज़ हो गया है, तो इसका मतलब अब उनकी इनकम भी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज़। और इनकम इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। तो जो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी बच्चों, तो बच्चों जब इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी उनकी बढ़ रही है। तो इसका मतलब डिमांड भी बढ़ गई आपकी और आउटपुट बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है। इसका मतलब इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। कैसे, इनकम यहाँ थी ओ ए, ये जब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि इस पॉइंट पर नहीं आ जाएगी। इसका मतलब कि इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में आ गई है ई पॉइंट पर, ए डी भी इंक्रीज़ हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रही है, और ये जब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक, तो बच्चों इकोनॉमी क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी इस पॉइंट पर। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाती है, अर्थात कि जो ओ ए जो इनकम है वो ओ वाई नहीं हो जाती है। तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी बच्चों, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अब इसको हमने, इसी बात को हमने ऐसे लिखा है बच्चों, केस फर्स्ट एग्जाम में ऐसे लिखना है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट पॉइंट ए डैश, इस पॉइंट पर कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। तो इसका हम लोग कह सकते हैं इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, क्योंकि लोग एग्रीगेट जो डिमांड है वो ज़्यादा हो रही है, अर्थात
कि डिमांड जो है जो इकोनॉमी में वो ज़्यादा चल रही है, कंज्यूमर्स ज़्यादा कर रहे हैं। इट मीन्स एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स एंड मोर गुड्स, ज़्यादा क्या कर रहे हैं बच्चों, गुड्स वगैरह वो क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर फर्म जो हैं वो ज़्यादा बाई कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। देन फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, अब जो फर्म ने सोचा था, विलिंग करी थी कि भाई इतने का प्रोडक्शन करेंगे, उससे ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जो प्लान्ड इन्वेंट्रीज हैं, जो स्टॉक हैं, वो स्टार्ट फॉलिंग, अब उनकी वो कम हो गई हैं। जो उन्होंने प्लान किया था इन्वेंट्री, जो स्टॉक था वो क्या हो जाएगा, कम। एंड एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर फर्म वुड बी सोल्ड आउट, अब जो उन्होंने सोचा था प्रोड्यूसर्स ने, फर्म ने, वो उनका सारा माल वो क्या हो गया बच्चों, सोल्ड आउट हो गया है। इसका मतलब अब इस जो प्रॉब्लम्स थी ये, अब इसको कैसे करेंगे, टू रीबिल्ड द डिजायर्ड स्टॉक प्रोड्यूसर विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर, अर्थात प्रोडक्शन को क्या करेंगे, अब वो उनको बढ़ाना होगा। इससे क्या हो जाएगी बच्चों, प्रोडक्शन बढ़ाने से, कि जो इनकी इनकम लेवल है, आउटपुट लेवल है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक AD और AS वंस अगेन इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते, अर्थात AD इक्वल टू AS, जब तक AD और AS दोनों इक्वल नहीं हो जाते हैं, तो वो पॉइंट क्या है बच्चों, एट पॉइंट E, तो उस जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका मतलब है अब क्या हो जाएगी इकोनॉमी, बैक टू द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में वापस आ जाएगी जो इकोनॉमी है, अर्थात अब क्या होगी बच्चों, इनकम बढ़ गई तो OA से OY होगी, अर्थात ये पॉइंट आ गया आपका, तो AD इक्वल टू AS हो गया, इकोनॉमी क्या होगी बच्चों, इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों हमने वही बात लिखी है इसमें, द रेज टू इनकम लेवल, उसका इनकम लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, आउटपुट भी इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। जो प्रोड्यूसर्स ने सोचा था उसमें कि भाई हमें इतने का प्रोडक्शन करना चाहिए, वो दिक्कत आ गई, उसको प्रॉब्लम आ गई, चूँकि डिमांड लोगों ने क्या कर दी बच्चों, कंज्यूमर्स ने इंक्रीज़ कर दी है। इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लाने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा बच्चों, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट इंक्रीज़ होगा, आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अर्थात ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ई पॉइंट पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई, पहले यहाँ पर थी, अब इकोनॉमी में कहाँ पहुँच गई है, ई पॉइंट पर हो गई है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, आउटपुट इंक्रीज। तो यही बात हमने लिखी है बच्चों इसमें, कि जब AD ग्रेटर देन AS है, अगर 500 यूनिट्स हैं, 300 यूनिट्स की जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बना रहे थे गुड्स वगैरह का, तो इसका मतलब है उनके पास जब ये सोल्ड आउट हो जाएंगी 300, तो 200 कम रहेगी 500 से। इसका मतलब इन्वेंट्रीज क्या है बच्चों, कम, जो कि स्टॉक जो है वो सोल्ड आउट हो गया है। इसका मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे क्योंकि सारा बिक गया, अब प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा बच्चों, रोज़गार को देना होगा पब्लिक को, और इससे क्या होगा बच्चों, फिर आउटपुट बढ़ जाएगा। आउटपुट बढ़ने का मतलब है अल्टीमेटली एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है, और इसका मतलब है इनकम बढ़ गई। जब आउटपुट इंक्रीज है, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगी बच्चों, इनकम बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। और जब इनकम इंक्रीज हो गई है तो ये जो प्रोसेस है जब तक चलता रहेगा, जब तक कि इकोनॉमी जो है हमें AD/AS के बराबर नहीं आती। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी आ गई, तो इकोनॉमी बैक टू द इक्विलिब्रियम OY, ये जो OY है यहाँ पर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। दूसरा केस है बच्चों, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, अर्थात सप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, और जो कंज्यूमर्स हैं, जो बायर्स हैं, कंज्यूमर फर्म्स हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, डिमांड कम कर रहे हैं। ओके, तो देखिए दूसरे केस में बच्चों, इफ़ एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट पॉइंट B', ये B पॉइंट है। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें राइट साइड में ये वाला जो पोर्शन है इधर, तो ये तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, इस वाले पोर्शन में
इस वाले पोर्शन में देखिए कि जो ए एस है ये ऊपर है और ए डी नीचे है। इसका मतलब ए एस ज़्यादा है और ए डी कम है। इसका मतलब ए डी लेस देन ए एस, ए डी लेस देन ए एस एट पॉइंट बी डैश। इस पॉइंट पर अगर हम बात, एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो है ए डी लेस देन ए एस है, इस पर एक पॉइंट लिया, वहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो देखा यहाँ पर ये जो पॉइंट है ओ बी, ये बी पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये इनकम है। अब मुझे इस इनकम को कम करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। जब ए डी ए एस के बराबर हो जाएगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ा, इनकम को कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा बच्चों, जब इनकम कम हो जाएगी आपकी तो इसका मतलब है कि एक तरह से क्या है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो गया है, अर्थात प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो देखिए ध्यान से। इफ़ ए डी लेस देन ए एस, इस पॉइंट पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए एस ऊपर है, इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई, जो ये सिचुएशन बन रही है यहाँ पर कि डिमांड कंज्यूमर कम कर रहे हैं और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, प्रोड्यूसर ज़्यादा कर रहे हैं सप्लाई। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, क्योंकि ए डी लेस देन इसका, ये इक्वल कब आएगी, जब ए डी ए एस के इक्वल हो जाए, अर्थात इस पॉइंट पर आ जाए। इसका मतलब जब ये ऊपर है ए एस एग्रीगेट सप्लाई, तो ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है। इट इज़ ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई है वो ज़्यादा कर रहे हैं इकोनॉमी में। इट मीन्स जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स फर्म हो सकती हैं, बायर आर प्लानिंग टू बाई, प्लान कर रहे हैं टू लेस गुड्स एंड सर्विसेज देन व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। जितने प्रोड्यूसर्स प्लानिंग कर रहे हैं इकोनॉमी में उत्पादन करने की, उससे कम जो हैं जो बायर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग गुड्स एंड सर्विसेज की कम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि डिमांड कम हो रही है और सप्लाई ज़्यादा हो रही है इकोनॉमी में। इसका रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्रीज, जो प्लान्ड इन्वेंट्रीज हैं स्टार्टिंग राइजिंग। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर ने सोची थी सप्लाई ज़्यादा कर दी, तो इसका मतलब वो क्या हो रहे हैं बच्चों, राइज, इंक्रीज, बढ़ गए हैं। सम ऑफ द गुड्स रिमेन्स अनसोल्ड, चूँकि उनके जो कुछ गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगे। कि वो सेम एग्जांपल है कि अब के देखिए बच्चों, एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से 300 की, तो वो क्या कर रहे हैं डिमांड, और जब सप्लाई क्या हो रही है इकोनॉमी में 500 यूनिट्स की है। इसका मतलब है कि जब 300 की डिमांड है, 300 बिक गई, तो उसके पास 200 रह जाएंगे प्रोड्यूसर्स के पास, जो फर्म के पास है बिकने के लिए। इसका मतलब इन्वेंट्री उसके बढ़ गई, जो प्लान किए थे वो ज़्यादा हो गए, प्लान, डिमांड कम हुई। बायर ने से सोचा ही था ये कि भाई अब के हम गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्लानिंग चल रही थी खरीदने की वो कम कर सोच रहे थे, प्लानिंग थी। इससे क्या होगा, गुड्स अनसोल्ड रिमेन, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, क्या हो जाएंगे, जो गुड्स हैं वो अनसोल्ड रह जाएंगे, बिन बिके हुए। इसका मतलब है अब क्या करना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स को, जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कट डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, उनको हटाना होगा, एम्प्लॉयमेंट जो काम कर रहे थे पहले कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, लोग, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आउटपुट भी कम बनेगा, और जब कम बनेगा तो इनकम कम, और जब इनकम कम होगी तो धीरे धीरे क्या है बच्चों कि यहाँ पर ओ बी थी, अब धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी, इस पॉइंट पर आ गई। और ये जब तक चलता रहेगा प्रोसेस, जब तक ए डी ए एस के इक्वल नहीं हो जाती है। जितनी डिमांड कर रहे हैं बायर्स जो हैं, उतनी ही जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमी में। तो फिर पॉइंट ये आ जाएगा, तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, फिर इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, बैक टू द इक्विलिब्रियम, और इनकम क्या होगी, ओ वाई। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि जो प्लान इन्वेंट्री स्टार्टिंग राइजिंग एंड सम ऑफ द गुड्स रिमेन अनसोल्ड, बचे कुछ रहेगी। टू बी क्लियर द अनसोल्ड स्टॉक, अब इसको अनसोल्ड क्लियर को कैसे करेंगे भाई, प्रोड्यूसर विल कट डाउन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा,
कम करना पड़ेगा, जितना पहले सोचा था उससे कम लाना पड़ेगा। दिस रिड्यूस इनकम लेवल को रिड्यूस हो जाएगा, आउटपुट लेवल भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिड्यूस कम हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल, जबकि ADAS के इक्वल नहीं हो जाता, अर्थात इस पॉइंट पर नहीं आ जाता, ई पॉइंट पर, जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो द इकोनॉमी बैक टू द इक्विलिब्रियम, और इकोनॉमी क्या हो जाएगी बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले केस में तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़, इनकम इंक्रीज़ हो जाएगा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। सेकंड में कि जब एग्रीगेट डिमांड कम हो और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो, इस वाले केस में तो क्या करना बचेगा यहाँ पर बच्चों, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, इनकम कम हो गई और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। केस थर्ड है बच्चों, इफ़ AD इक्वल टू AS एट पॉइंट E, इस E पॉइंट पर इकोनॉमी क्या है हमारी, इक्विलिब्रियम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। AD इक्वल टू AS, जितनी एग्रीगेट डिमांड हो रही है उतनी ही प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई। सो इकोनॉमी क्या कही जाएगी, इक्विलिब्रियम में, अर्थात OY फुलफिल है, OY। इसका मतलब ये सिचुएशन वो है, ये वो डिमांड है जिसे हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड। मीन्स कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन को इफ़ेक्टिव डिमांड। ओके बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, इसकी आप प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है बच्चों 100%। थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो टॉपिक है बहुत ही आपको इजी लगेगा बच्चों। ओके, टेक केयर बच्चों।